प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान का पाठ 1 पढ़ रहे हैं हम। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसमें हम कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक पिछले वीडियो में हमने लवक कोशिकांग का अध्ययन किया, प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में आपने पढ़ा। अब हम इस वीडियो में 2 कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक लाइसोसोम, एक रिक्तिकाएँ। पहले लाइसोसोम का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद रिक्तिकाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, लाइसोसोम कोशिकाओं में पाया जाने वाला, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और अजीब अंग है। अजीब अंग क्यों है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि लाइसोसोम जो है यह वृत्ताकार व्यास का होता है और इसकी लंबाई अधिक से अधिक 0.6 म्यू व्यास इसकी टोटल लेंथ होती है, लंबाई चौड़ाई सब मिला करके 0.6 म्यू व्यास का होता है। गोल होता है, इसीलिए इसे व्यास में लिखा जाता है। अब देखेंगे हम, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी यह किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। दूसरी बात हम देखेंगे, यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही मुख्यतः पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाने की भी इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन मूलतः यह जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है कि उन्हीं कोशिकाओं में होता है, किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। अब हम देखेंगे इसकी खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज 1949 में डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1949 में डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की। इसी कार्य के लिए इसे 1950 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, इससे बड़ा कोई भी प्राइज नहीं है। यह प्राइज विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को हर साल अक्टूबर माह में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार भी अगले महीने अक्टूबर में यह पुरस्कार का वितरण होगा। तो उस समय 1949 में डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज कोशिकाओं में की, जो कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अजीब और महत्वपूर्ण अंग है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1950 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं किसमें क्या होता है। देखिए, लाइसोसोम गोल और थैलियों से युक्त एक रचना होती है। इसमें आप देख सकते हैं किनारे किनारे पर थैलियां बनी होती हैं। ऐसे हमने 3 बनाई हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी थैलियां होती हैं। थैली नुमा उनके किनारे किनारों पर रचना होती है, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। और कैसे एंजाइम भरे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, यानी पाचक एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम के किनारे किनारे पर जो थैलियां होती हैं, उन थैलियों में पाचक एंजाइम भरे होते हैं। और एक काम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक काम यह करते हैं कि इन थैलियों से एंजाइम को मुक्त करते हैं। ये थैली है ना, यहाँ से एंजाइम को मुक्त करते हैं। और वह एंजाइम करता क्या है? नष्ट हुए, डेड हुए, मृत, जिसे मृत कहते हैं, बेकार, मृत और बेकार कोशिकांगों को पचा करके कोशिका की सफाई करते हैं।
और जो डेड सेल्स हो जाती हैं, मृत कोशिकाएं हो जाती हैं, या मृत कोशिकांग जो हैं, जैसे कोई कोशिकांग बेकार हो गया, उसको यह पचा करके उसकी सफाई करते हैं। यानी इसे कोशिकांगों का सफाई कर्मी कहा गया है। यानी ये कोशिकांगों का क्या करते हैं, कोशिकाओं को क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं। जैसे ये पाचक एंजाइम निकला, ठीक है, जैसे यहाँ लाइसोसोम है, और इसके बगल में कोई ऐसा ऑर्गन है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जो बेकार हो चुकी है, अब काम नहीं करती, डेड है। अब ये पाचक एंजाइम निकला, उस डेड माइटोकॉन्ड्रिया को पचा देगा। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया मरी हुई थी, यानी बेकार थी, किसी काम लायक नहीं थी, वो समाप्त हो गई। इससे अनावश्यक बेकार के कोशिकांगों की सफाई होती रहती है। परंतु इसमें एक समस्या यह है कि लाइसोसोम में कभी कभी एंजाइमों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, अथवा कभी कभी कोशिकाएं ठीक प्रकार से जब काम नहीं करती हैं, यानी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, उस अवस्था में इसमें से ढेर सारे एंजाइम एकाएक निकल जाते हैं और वो एंजाइम लाइसोसोम को स्वयं पचा डालते हैं। यानी कभी कभी कोशिकाओं की अनियमिततावश, जब कोशिकाएं ठीक प्रकार से काम नहीं करती हैं, या तो यह हो सकता है, या तो एंजाइमों की मात्रा अधिक हो सकती है, या तो कोशिकाओं का डैमेज हो जाना, यानी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है, और लाइसोसोम की जितनी थैलियां हैं सब फट जाती हैं, और उनमें से सभी में से एंजाइम निकल जाते हैं, और जो लाइसोसोम को स्वयं पचा डालते हैं, और उस पूरी कोशिका को भी पचा डालते हैं, साथ में कोशिका के आसपास स्थित कोशिकाओं को भी पचा डालते हैं, यानी डाइजेस्ट कर डालते हैं। यानी जब ये ब्लास्ट होता है, फटता है, तो स्वयं को भी नष्ट कर डालता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये फट जाता है, और जब ये फटता है तो अपने आसपास स्थित जितने भी कोशिका अंग हैं, इसके अलावा यह स्वयं को भी पचा डालता है, यानी स्वयं को भी समाप्त कर डालता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आपको ये बार बार क्वेश्चन 9th में भी या इसके आगे की परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो यही कारण है कि लाइसोसोम कभी कभी फट जाता है, जिसमें से उसमें जो स्थित थैलियां हैं उसमें ढेर सारे एंजाइम अधिक मात्रा में स्रावित हो जाते हैं, जो स्वयं को ही पचा डालते हैं, और जिसके कारण से लाइसोसोम स्वयं नष्ट हो जाता है फट करके, इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला कोशिकांग रिक्तिकाएं, यानी वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं किसे कहते हैं, यानी वैक्यूल्स किसे कहते हैं? देखिए, पादप कोशिकाओं में गोल संरचनाएं होती हैं थैलीनुमा, जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं, और इनका काम होता है भोजन का संचय करना, यानी भोजन को इकट्ठा करना, संग्रहित करना। देखिए, प्लांट सेल में पाई जाती हैं। प्लांट सेल में ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे रिक्तिकाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं।
इसमें पादप कोशिकाएं क्या करती हैं? भोजन का संग्रह करती हैं। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो उस भोजन का प्रयोग वे अपने दैनिक क्रियाकलापों को, अपने वृद्धि एवं विकास को करने के लिए करते हैं। शेष बचा हुआ भोजन उनमें संग्रहित हो जाता है। वह भोजन कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में जाकर के संग्रहित हो जाता है। रिक्तिकाएं गोल अथवा चपटी थैलीनुमा रचना होती हैं, जिसमें भोजन का संग्रह होता है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर उस समय पौधा इस भोजन का प्रयोग करता है जब वह भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है। तो आप समझ गए होंगे रिक्तिकाएं क्या होती हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली गोल अथवा चपटी रचनाएं होती हैं, जिनका कार्य भोजन का संग्रह करना होता है। अब देखिए, क्या जंतुओं में भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बड़े जंतुओं में इनका अभाव होता है, यानी बड़े जंतु जितने हैं उनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। अभी हम अपने लोगों की बात करें, मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता, बंदर, सब बड़े जंतु। इसके अलावा उससे भी छोटे जंतु जो हैं उनमें भी रिक्तिकाओं का अभाव होता है। यूँ कहें हम तो ज़्यादातर बहुकोशिकीय जंतुओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है, यानी बहुकोशिकीय जंतु, बड़े जंतुओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं केवल एक कोशिकीय छोटे जंतुओं में पाई जाती हैं। अगर हम जंतु की बात करें, एक कोशिकीय और सरल संरचना वाले जंतुओं में पाई जाती हैं। सरल संरचना मतलब वही अमीबा है, पैरामीशियम है, योगलीना है, इन सब में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन सब में वैक्यूल्स यानी रिक्तिका उपस्थित होती है। अमीबा, पैरामीशियम, योगलीना, ये सब एक कोशिकीय और सरल संरचना वाले जीव हैं जिनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और ये इन्हीं में भोजन का संचय करते हैं और इनमें भोजन का इसी में पाचन भी होता है। परंतु बड़े संरचना वाले जीव, बहुकोशिकीय जीवों में रिक्तिकाओं का अभाव होता। हम लोगों में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। अगर हम लोगों में रिक्तिकाएं पाई जाती तो हम एक दिन खाना खा लेते, तो जितना भोजन कर देते हैं उतने से तो हमें ऊर्जा मिलती, शेष बचा हुआ भोजन हम इसी में स्टोर कर लेते हैं। तो आज खा लेते हैं तो एक हफ्ते 10 दिन खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा हमारे में व्यवस्था ही नहीं है, यानी हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर हमारे में रिक्तिकाएं होती तो ऐसा सिस्टम होता। हमारे में रिक्तिकाएं होती नहीं, इसीलिए हमें रोज़ाना खाना खाना पड़ता है। और दूसरी बात, पौधों में, सभी पौधों में, चाहे पौधा छोटा हो, चाहे पौधा बड़ा हो, चाहे जैसा भी पौधा हो, सभी पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं का पाया जाना पादप कोशिकाओं का एक प्रमुख लक्षण है, और सभी पादप कोशिकाएं इसीलिए भोजन का संचय, संग्रह कर लेती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रिक्तिकाएं क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सेल्स। क्या है थ्योरी ऑफ सेल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन व स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के 1838 में
कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया, थ्योरी ऑफ सेल्स या सेल्स ऑफ थ्योरी। उस सिद्धांत में इन लोगों ने 3 बातों को बताया। सबसे पहली बात है जी, इन्हीं 3 बातों को हम सिद्धांत मानते हैं। आपके सिलेबस में पढ़ना है स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत, कि स्लाइडेन और स्वान का कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या। तो सबसे पहला बात इन्होंने बताया वह यह है कि सभी कोशिकाओं से ही प्राणियों का निर्माण हुआ है। यानी सभी प्राणी का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से ही हुआ है। पहला सिद्धांत इनका यही है, सभी प्राणी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई भी जीव जंतु या प्राणी नहीं है जिसका निर्माण किसी और से हुआ होगा। सभी का निर्माण केवल कोशिका से ही हुआ है। अब हम आगे बात करेंगे कि सभी प्राणी का निर्माण कोशिका से हुआ है, इसीलिए कोशिका क्या है? जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। यह बात आपको हम चैप्टर शुरू होने पर ही बताया गया है कि यह कोशिका ही जीवन की सबसे प्रमुख इकाई है, जिसको स्लाइडेन और स्वान ने कहा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चाहे आप वह लिखिए या आप यह लिखिए कि कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। मन कहे आप लिख सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा सिद्धांत उनका यही है। इन दोनों बातों को हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। चैप्टर के शुरुआत से ही जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं तभी हम बोलते हैं कि सभी प्राणियों के शरीर का निर्माण यानी सभी प्राणी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। दूसरी बात बोलते हैं कोशिका ही जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इससे छोटा कुछ नहीं और इससे पहले आया भी कुछ नहीं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है जीवों का, क्योंकि इसी से जीवों की संरचना भी बनी है और इसी से जीवों में क्रियाशीलता भी आती है। अब हम आगे बात करेंगे। तीसरा और आखिरी सिद्धांत, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि तीसरे नंबर पर स्लाइडेन और स्वान कहते हैं कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हुई है। यानी जो कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं, इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति इनसे पहले जो कोशिकाएं थीं उनसे ही हुई है। जैसे आज आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं तो आप देख नहीं सकते, अंगों को देख सकते हैं। जितने भी अंग हैं वे सभी ऊतकों से बने हैं और जितने भी ऊतक हैं वे सभी कोशिकाओं से बने हैं। जितनी भी कोशिकाएं आपके शरीर में हैं, ये सभी जो आज दिखाई दे रही हैं, इनकी उत्पत्ति यानी ये कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? ये अपने से पहले की कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप छोटे थे तो आप में की लंबाई चौड़ाई सब कुछ कम थी, तो उस समय आप में कोशिकाओं की संख्या भी कम थी। लेकिन उन्हीं कोशिकाओं से फिर नवीन कोशिकाएं विकसित हुई, नई नई कोशिकाएं आईं।
या अर्थात पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसका सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो इसका अर्थ है पुरानी कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना। इसके कहने का मतलब यह है सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी पहले की कोशिकाओं से होती है। अर्थात पूर्ववर्ती कोशिका मतलब पुरानी कोशिका, और वर्तमान में जो कोशिका है वो नई कोशिका है। पुरानी कोशिका से नई कोशिकाओं, यहाँ उत्पत्ति नहीं, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। इस लाइन का तीसरे नंबर लाइन का मतलब यही है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। ठीक है, यानी जो आज कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पहले की कोशिकाओं से हुई है। एक बार स्लाइडेन और स्वान का फिर से कोशिका सिद्धांत देखेंगे। सन 1838 में स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ सेल्स प्रस्तुत किया, यानी कि कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस कोशिका के सिद्धांत में 3 बिंदु हैं। वे बिंदु क्या क्या हैं? सभी प्राणी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है, जो सही है कि सभी प्राणियों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। दूसरा बिंदु है कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा बिंदु है सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हुई है, अर्थात पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य है। तो आप उम्मीद है आप इसे समझ लिए होंगे। अब आगे की जो आगे का टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक आप अभ्यास करते रहिए।